हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ में। देखिए, ये सीरीज़ जो है हमारा, ये आपका टारगेट है दिसंबर एग्जामिनेशन, तो बिल्कुल जुड़े रहिए इन सीरीज़ से। और लगातार जो है हम डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन लाते हैं। अगर आपने हमारे पिछले सेशंस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर भी आप डेट वाइज ये सेशंस देख सकते हैं और डेली कुछ नया सीखने को आपको मिलता है इन सेशंस में। आज का ये 20 अक्टूबर का सेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपने जो भी फीडबैक हो वो ज़रूर दे दीजिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। 20 अक्टूबर का यह सेशन, पहला क्वेश्चन हमारे सामने पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से आ रहा है। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस इन्फ्लुएंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। बताइए, पर्यावरणीय न्याय का सिद्धांत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सतत विकास नीतियों को कैसे प्रभावित करता है। ऑप्शंस आपके सामने। पहले ऑप्शन में बाय लिमिटिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस, यानी पर्यावरणीय शासन में नागरिक भागीदारी को सीमित करना। दूसरा ऑप्शन है बाय एंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एंड बर्डन्स, यानी पर्यावरणीय लाभों और बोझों का समान वितरण सुनिश्चित करना। तीसरा ऑप्शन है बाय प्रमोटिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधनों का निजीकरण करना। और चौथा ऑप्शन है बाय प्रायोरिटाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर इकोलॉजिकल कंसर्न्स, यानी आर्थिक विकास को पारिस्थितिक चिंताओं से ऊपर रखना। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिख के, और नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे कि क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन एक बार आपके लिए फिर से बोल देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंटल जस्टिस, तो कह रहा है कि बताइए कि एनवायरमेंटल जस्टिस का ये कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी जो हमारे इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में आ रही हैं, यानी कि उभरती अर्थव्यवस्था, जैसे हमारा भारत है तो भारत एक उभरता अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्दी बताया जा रहा है कि ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ऐसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सतत विकास नीतियों को कैसे प्रभावित करती हैं ये पर्यावरणीय न्याय का सिद्धांत, जो एनवायरमेंटल जस्टिस का ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, एक एक ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। पहले ऑप्शन में कह रहा है बाय लिमिटिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस। तो देखिए, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि एनवायरमेंटल जस्टिस जो है ये सिटीजन पार्टिसिपेशन को लिमिट नहीं करता है। लिमिट करना मतलब क्या हो गया, कम करना, सीमित करना। तो ये सीमित नहीं करता है बल्कि इसको और बढ़ाता है ना, इसको इंक्रीज करता है। तो इस इंक्रीमेंट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम एनवायरमेंटल जस्टिस में क्या करते हैं, यहाँ पर सिटीजन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की बात करते हैं। यानी कि आप और मैं, जैसे हम लोग सिटीजन हैं इस पूरे देश में, जो लोग भी वोटिंग देते हैं वो एक सिटीजन है ना। तो सिटीजन्स के कुछ राइट्स होते हैं, और अगर आप पार्टिसिपेट करें, और स्पेशली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, अगर वो पार्टिसिपेट करें और इन्वायरमेंटल डिसीजन मेकिंग में उनका एक आवाज़ हो, एक वॉइस हो, किसमें, इन्वायरमेंटल डिसीजन मेकिंग में, किस देश में इन्वायरमेंट के प्रति जो भी डिसीजन लिए जाएंगे तो वो वोटिंग के थ्रू लिए जाएंगे। अगर ऐसा मैं बोल दूँ तो इसमें कहीं गलत नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल जस्टिस, और इसका पहला जो ऑप्शन है ये गलत है। दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं। बाय इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एंड बर्डन्स, यानी जो पर्यावरणीय लाभों और बोझों का समान वितरण सुनिश्चित करना। तो जो दूसरा ऑप्शन है इसका, इसमें ये हम कहते हैं कि जो इन्वायरमेंटल जस्टिस है ना, ये होता क्या है, फेयर ट्रीटमेंट होता है सभी लोगों को, जो है चाहे वो किसी भी रेस, किसी भी नेशनैलिटी, किसी भी इनकम लेवल कंसर्निंग जो इन्वायरमेंटल लॉज और पॉलिसीज़ जो होते हैं वो कहीं से भी आ रहे हों, उनको आप जो है मौका देंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें ये इंश्योर करना होता है कि कोई भी ग्रुप जो है वो डिसप्रपोर्शनेटली एनवायरमेंटल बर्डन ना झेले, जैसे पॉल्यूशन या रिसोर्स डिप्लीशन। आज हमने क्या देखने को मिलता है कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं, यानी हाशिए पर रहने वाले लोग, जिसे हम कहते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। भारत में जो आप लाल कार्ड वाले जो लोग होंगे, जिनके पास लाल कार्ड होता है ना, बिलो पॉवर्टी लिमिट बीपीएल कार्ड होता है, तो वो लोग जो है ना सबसे ज़्यादा मार झेलते हैं। किसका, इस पॉल्यूशन का, रिसोर्स डिप्लीशन का। जो लोग ये चीज़ें करते हैं वो तो आराम से एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, लेकिन मार कौन झेलता है, ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग। तो ये चीज़ें हम देखें कि ये चीज़ ना हो, है ना, और सभी को बेनिफिट मिले। अगर एनवायरमेंटल प्रोग्रेस होता है, जैसे स्वच्छ हवा सबको मिले, स्वच्छ पानी सबको मिले, स्पेशली जो इमर्जिंग इकॉनमीज़ है, जैसे इंडिया जैसे इकॉनमी है, इंडिया जैसे अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पर मार्जिनलाइज ग्रुप का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं को होता है। तो अगर हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, एनवायरमेंटल बेनिफिट और बर्डन का रखें, पर्यावरणीय लाभ और बोझ इसका समान वितरण रखें, चाहे किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रेस, किसी भी
जो है आपके रिलीजन से आते हो, अगर आप उस नागरिक हो उस देश के, तो आपको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो यही इसका सही उत्तर होगा। इसी को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल जस्टिस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। ये कह रहा है प्रमोटिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, अगर आप प्रमोट करोगे प्राइवेटाइजेशन को, तो ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि प्राइवेट जो भी कंपनीज आएंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, और इससे फाइनली जो लोग नीचे वाले तबके में रहते हैं, यानी जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स के जो लोग हैं, उनको ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो ये तो होगा नहीं। और फोर्थ ऑप्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ को हम इकोलॉजिकल कंसर्न से अगर प्रायोरिटाइज करेंगे, मतलब हम ज़्यादा ध्यान देंगे अपने अर्थव्यवस्था की कैसे ग्रोथ हो रही है, और ये कम ध्यान देंगे कि इन्वायरमेंटल को क्या बेनिफिट मिले, इन्वायरमेंट को क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो ये तो आपका जो है बैलेंसिंग आउट करना नहीं हुआ। हमें इन्वायरमेंटल जस्टिस में बैलेंस करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ में और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल इक्विटी में, है ना। तो यही है, सामाजिक समानता लेके चलना ही जो है इन्वायरमेंटल जस्टिस का एक इम्पॉर्टेंट विशेषता है, और यही बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आई होप कि आपने इसका सही उत्तर दिया हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न आ रहा है हायर एजुकेशन सिस्टम से। इन व्हाट वे कैन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन अमंग स्टूडेंट्स। बताइए, उच्च शिक्षा संस्थान छात्रों में महत्वपूर्ण सोच और नवाचार को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है बाय फोकसिंग प्राइमरली ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करके। दूसरा ऑप्शन है बाय ऑफरिंग मोर ऑनलाइन कोर्सेज, यानी अधिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करके। तीसरा ऑप्शन है बाय एनकरेजिंग इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी अंतः विषय अध्ययन और अनुभवात्मक शिक्षण को प्रोत्साहित करके। और चौथा ऑप्शन है बाय इम्प्लीमेंटिंग स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स, यानी सभी विषयों में मानकीकृत परीक्षण लागू करके। तो जो भी आपको लग रहा है इसका सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 2 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, और काइंडली जाके लिखा करिए इन आंसर्स को, है ना। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लर्नर्स हैं जो कि वीडियो देख रहे हैं लेकिन वो नीचे कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करना इंपॉर्टेंट है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड जो है उसके हिसाब से फिर जब एग्जामिनेशन में भी आप जाते हो तो बिल्कुल ही जो है फिट रहता है ना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा सेकंड का। इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक ऑप्शन। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं। ये कह रहा है कि बताइए उच्च शिक्षा संस्थान छात्रों में महत्वपूर्ण सोच और नवाचार को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, है ना। जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो थियोरेटिकल नॉलेज पे फोकस करके आप कर सकते हैं क्या ये चीज़ें। हम जानते हैं कि भाई थियोरेटिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इसके ऊपर हम फोकस करेंगे और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं देंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन नहीं हम कर पाएंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज़ द की, तो ये नहीं होगा। दूसरा हमारा ऑप्शन है बाय ऑफरिंग मोर ऑनलाइन कोर्सेज, यानी अधिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करके। देखिए, ऑनलाइन कोर्स आप दे के अच्छा तो करेंगे, उससे एफिशिएंसी तो आएगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन जो है ला ही देंगे। सिंपली आप सिर्फ ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं तो ये गारंटी नहीं है कि क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन होगा, अनलेस एंड अनटिल द कोर्स कंटेंट एंड टीचिंग मेथड्स आर अलाइंड विद दीज गोल्स। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपली जो है ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है बाय एनकरेजिंग इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अगर हम बात करें इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ की और यानी अंतः विषय अध्ययन की और अनुभवात्मक शिक्षण के बारे में बात कर रहा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, तो हमने कई बार पढ़ा है कि अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ कर देखें, अगर एकीकृत करके उनको पढ़ें, है ना, तो सबसे बेटर माना जाता है। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स पढ़ते पढ़ते अगर बच्चों को मोरल वैल्यू की भी ज्ञान दे दे रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन के थ्रू, है ना, उसके लैंग्वेज के थ्रू आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान दे दे रहे हैं, तो सबसे बेस्ट माना जाता है। यानी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ को कहते हैं हम। एक विषय से दूसरे विषय जो है ना वो जोड़कर हम पढ़ते हैं। और अनुभवात्मक शिक्षण आप जानते हैं ये सबसे बेटर है, जहाँ पर आप अनुभव से सीखते हैं। तो ये दोनों ही सबसे बेटर है। क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन तभी थ्राइव करेंगे जब इन्वायरमेंट ऐसा बनेगा जहाँ पर जो छात्र होंगे उनको बहुत ही विविध दृष्टिकोण मिले और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले, अपने हाथों से जो है कुछ करें। तो एक तो यहाँ पर आ गया बात यहाँ पर डाइवर्स पर्सपेक्टिव की, और दूसरी चीज़ आ गई यहाँ पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की, है ना। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ क्या करता है, ये जो भी सिलोज है सब्जेक्ट्स के बीच में जो दूरी है उसको कम करता है। क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो यानी समस्या समाधान का कौशल आपके अंदर विकास करता है। नवाचार का विकास करता है। अनुभवात्मक शिक्षण क्या करता है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज को जो असल ज़िंदगी के आपके एप्लीकेशन है जहाँ पर आप यूज़ करते हैं इस नॉलेज को, उससे जोड़ता है। तो बढ़ावा देता है छात्रों को कि वो
आलोचनात्मक तरीके से सोचे और जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान जो है वो अपने हाथों से, अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से, अनुभव से जो है करके सीखें। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अंतर विषय अध्ययन और अनुभवात्मक शिक्षण को प्रोत्साहित करके। चौथा ऑप्शन है इम्प्लीमेंटिंग स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। सभी डिसिप्लिन में अगर आपने स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग इम्प्लीमेंट कर दिया तो टिपिकली इसको रोट मेमोराइजेशन से, रटने से जो है जोड़ के देखा जाता है, ये कंड्यूसिव नहीं होता है और ये क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन तो बिल्कुल भी यहाँ पर फॉस्टर नहीं करता है। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कम्युनिकेशन एंड लॉजिक का ये प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द यूज ऑफ रियोट्रिकल स्ट्रैटेजीज एनहेंस परसुएसिव कम्युनिकेशन इन एकेडमिक सेटिंग। बताइए शैक्षणिक सेटिंग में संवादात्मक रणनीतियों का उपयोग कैसे प्रेरक संचार को बढ़ाता है। ऑप्शंस आपके सामने है। पहला है बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द डिस्कोर्स, यानी संवाद की लंबाई को कम करके, जितने टाइम पे आप जो है बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको कम करके। दूसरा है बाय सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट, जटिल तर्कों को सरल बनाकर। तीसरा है बाय एंगेजिंग एन ऑडियंस इमोशनली एंड लॉजिकली, ये दर्शकों को भावनात्मक और तार्किक रूप से संलग्न करके। और चौथा ऑप्शन है बाय फोकसिंग सोलली ऑन क्वांटिटेटिव डेटा, केवल मात्रात्मक डेटा पर ध्यान केंद्रित करके। मैंने आपको बताया था कि देखिए ऑप्शन अगर सोलली आ जाए, ओनली आ जाए तो बिल्कुल ही अपने कान खड़े कर लेना है। इसके बारे में बात करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे कौन सा आपको सही ऑप्शन इसका लग रहा है। देखिए अगर हम बात करें एक एक ऑप्शन को यहाँ पर डिस्कस करें, कह रहा है कि डिस्कोर्स का लेंथ कम करके जो है और आप ये चीज़ कर सकते हैं। देखिए अगर सिर्फ आर्गुमेंट को आप छोटा कर दोगे तो इससे ये परसुएसिव नहीं हो जाएगा। स्ट्रेंथ जो परसुएसन का होता है किसी भी आर्गुमेंट का, वो उसकी क्वालिटी में लाई करता है, ना कि उसके लेंथ में। आप कोई भी आर्गुमेंट दे रहे हो, आप मुझसे जो है कोई तर्क दे रहे हो, तो उस तर्क की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी मजबूती है, वो उसकी गुणवत्ता से आती है, क्वालिटी से आती है, ना कि वो कितना लेंथ उसका क्या है, कितने बड़े बड़े शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसे नहीं आती है, बल्कि उसके पीछे के तथ्यों से आती है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, है ना, कि आपने संवाद की लंबाई कम कर दिया तो इससे ये काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा परसुएसिव कम्युनिकेशन। परसुएसिव कम्युनिकेशन आपको मालूम है ना क्या होता है। परसुएसन आप करते हैं जहाँ पर आप दूसरों को जो है अपने बातों को मनवा लेते हैं, है ना, जैसे ये नेता लोग बहुत करते हैं परसुएसिव कम्युनिकेशन। अगला है यहाँ पर बाय सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट। क्लैरिटी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट है ना, अगर उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई भी कर दोगे तो ये परसुएसिव कम्युनिकेशन जो है ये आप नहीं कर पाओगे। देखिए कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है। नेता लोग क्या करते हैं, आपसे बातें ऐसी बोलेंगे कि आप सोचते रह जाओगे कि उसका मतलब क्या है ना। थोड़ा सा गोल मोल करके बातें बोल देना या थोड़ा सा हल्का टफ लैंग्वेज यूज कर देना ताकि सामने वाले को समझ ही ना आए। तो इतना भी ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना है चीज़ों को। इससे ऑडियंस जो है ना वो जो की पॉइंट्स है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएगी। तो फिर आप जो है परसुएट कैसे कर पाओगे। परसुएट करने का मतलब ही एक निगेटिव सिचुएशन आ जाता है। फिर अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है सी। देखिए बाय एंगेजिंग द ऑडियंस इमोशनली एंड लॉजिकली। रिटोरिकल स्ट्रेटेजीज हैं और टेक्निक्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है ऑडियंस को परसुएट करने के लिए, याद रखिएगा, है ना। ऑडियंस को अगर आप परसुएट करना चाहते हैं तभी आप इन स्ट्रेटजीज का यूज़ करते हैं और ये टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। एकेडमिक सेटिंग में एक स्पीकर या राइटर जो है ना इन स्ट्रेटजीज का यूज़ करके ऑडियंस के लॉजिक को अपील कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लोगोस, है ना, और इमोशंस को अपील कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, पैथोस। तो याद रखिएगा इमोशन को हम क्या कहते हैं, इमोशन जो है ये पैथोस कहते हैं, और जो हमारा लॉजिक है इसको हम लोगोस कहते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका। अब इससे आर्गुमेंट जो है ना ये ज़्यादा कंपेलिंग और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। आप जो है ना इमोशनली और लॉजिकली, है ना, ये दोनों ही तरीके से आप बहुत ही स्ट्रेंथ भरा एक आर्गुमेंट देते हैं और स्पीकर जो है ना उसके परसुएसिव पावर भी इससे बढ़ जाती है। ऑडियंस जो है जो भी वो कहते हैं वो मान लेते हैं, है ना। तो अगर आप ऑडियंस को भावनात्मक रूप से और तार्किक रूप से संलग्न करें, एंगेज करें उनको, तो वो आपका जो ये परसुएसिव कम्युनिकेशन है सबसे बेटर माना जाएगा। तो यही इसका सही उत्तर होगा, सी। आई होप कि आपने इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न आ रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड से। विच पेडागोजिकल अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फॉस्टरिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। बताइए छात्रों में जीवन भर सीखने के कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सबसे प्रभावी है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है ना स्किल अगर स्टूडेंट में डेवलप कर रहा है तो इसके लिए इस पेडागोजिकल कौन से पेडागोजिकल अप्रोच जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा, बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी पूछताछ आधारित शिक्षा। दूसरा है
टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन यानी शिक्षक केंद्रित निर्देश। तीसरा ऑप्शन है आपके पास मेमोराइजेशन एंड रोट लर्निंग यानी अनुस्मारक और रटने की पढ़ाई। और चौथा है स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग यानी मानकीकृत परीक्षण। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे इफेक्टिव होगा अगर हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल स्टूडेंट के अंडर डेवलप करना चाहते हैं। कौन सा पेडागोजिकल अप्रोच अपनाओगे, किस तरीके से आप पढ़ाओगे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 4 लिख के जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, है ना। लास्ट में ये भी बताएंगे कि कितना करेक्ट हुआ, या फिर आप डाउट ग्रुप में भी जाके बता सकते हैं कि आपके आज जितने भी प्रश्न आपने सॉल्व किए हैं उसमें कितने सही आपने किया है। टेलीग्राम पर आपका डाउट ग्रुप बना हुआ है, डाउट आपका ये प्रतीक सर डाउट ग्रुप नाम से होगा, वो वहाँ पर आप जो है ये बता सकते हैं। एक एक ऑप्शन करते हैं। देखिए अगर हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करें इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होता क्या है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो क्वेश्चंस को पूछे, है ना, वो सवाल पूछे, वो एक्सप्लोर करें टॉपिक्स को बहुत ही डीपली, वो क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए एंगेज करें। और ये अप्रोच जो है ना क्यूरोसिटी डेवलप करता है, जिज्ञासा डेवलप करता है, जो हमारे रिसर्च स्किल्स हैं, है ना, जो आपके यहाँ पर कौशल हैं जिससे आप रिसर्च आपका और बेटर बनता है, वो डेवलप करता है। आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, आपके समस्या समाधान की जो क्षमता है उसको विकसित करता है। और जितना भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए एसेंशियल्स चाहिए वो सारे ही यहाँ पर विकास होते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में, पूछताछ आधारित अध्ययन या शिक्षण। तो देखिए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग सबसे बेस्ट माना जाता है अगर हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल स्टूडेंट के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। ये अप्रोच मालूम है आपको कि ये पैसिव लर्निंग के ऊपर फोकस करता है, और पैसिव लर्निंग कभी भी बच्चों को निष्क्रिय कर देता है, वो सही नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिव नहीं रहेगा बच्चा तो सेल्फ ड्रिवन भी नहीं रहेगा, सेल्फ ड्रिवन नहीं रहेगा तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर नहीं पाएगा, तो ये नहीं होगा। वही बात है मेमोराइजेशन एंड रोट लर्निंग, ये भी मेथड जो है ना शॉर्ट टर्म रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, यानी अगर छोटे समय कम समय के लिए आप किसी चीज़ को याद रखना चाहो तो उसके लिए, लेकिन समझ का विकास के लिए नहीं होता है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल में अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, तो ये भी नहीं होगा। और स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग जो होता है ना, ये मेजर करता है स्पेसिफिक आउटकम एक पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन ये कंटिन्यूस सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है इसमें जो है कंटिन्यूस असेसमेंट चाहिए, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा पूछताछ आधारित अध्ययन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले देखिए जो आपका बाउंस बैक बैच है ना, ये लॉन्च कर दिया गया है, और आपको मालूम है कि ज्ञानस्थली में हम सबसे लोवेस्ट फीस पे सबसे ज़्यादा आपको क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम मार्केटिंग नहीं करते हैं, ना ही हम ओवरली एड्स पुट करते हैं हर जगह। बहुत ही सिंपल तरीका है, और जिनको ज़रूरत है वो लेते हैं, और आपने देखा है कि आपको फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है ना, आपने सामने से देखा हुआ है। तो पेपर 2 का जो आपका एजुकेशन का बैच है, इसको 1999 में मैम ने जो है बताया है कि 1999 में इसको रखा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको अफोर्ड कर पाएँ। जहाँ पर जो है 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लोग कोर्स का अपना यहाँ पर प्राइजेस रख रहे हैं, वहाँ पर 1999 आई थिंक इट इज़ एन अफोर्डेबल चॉइस। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9015958713। कमेंट सेक्शन में जो भी हमारे लर्नर हैं वो बता सकते हैं कि हमारे बैचेज में कैसे पढ़ाई चल रहा है, कैसा क्या चल रहा है, उस हिसाब से जो है आप लोग जो भी यहाँ पर फीडबैक है उसको लेकर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ओपन रखते हैं सारी चीज़ें। इतना ये नहीं रहता कि आपको बैच में जो है कुछ और मिलेगा और यहाँ कुछ और मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसी जो उसके साथ स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं ये बैच। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले प्रश्न को। रिसर्च एप्टीट्यूड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिक्स्ड मेथड रिसर्च इन एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स सोशल इशू। पांचवा हमारा प्रश्न है जटिल सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने में मिश्रित विधियों का अनुसंधान का क्या महत्व है। तो मिक्स मेथड रिसर्च के बारे में यहाँ बात हो रहा है, और मिक्स मेथड रिसर्च में आपको मालूम है कि यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही मिक्स किया जाता है, यानी आपका गुणात्मक और मात्रात्मक शोध जो है वो दोनों का मिक्स करके हम यहाँ पे करते हैं। तो बताइए कि कह रहा है कि कितना सिग्निफिकेंस है अगर हम कॉम्प्लेक्स सोशल इशूज़ को सॉल्व करना चाहते हैं, जटिल अगर आपके सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना चाहते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इट प्रायोरिटाइजेज वन टाइप ऑफ डेटा ओवर अनदर, यानी यह एक प्रकार के डेटा को दूसरे पर प्राथमिकता देता है। दूसरा ऑप्शन है इट कंबाइंस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, यानी यह व्यापक विश्लेषण के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा को जोड़ता है। तीसरा ऑप्शन है इट लिमिट्स द स्कोप ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी यह डेटा संग्रह के दायरे को सीमित करता है। और चौथा ऑप्शन है इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग देन अदर रिसर्च मेथड्स, यानी यह अन्य अनुसंधान विधियों की तुलना में कम समय लेता है। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही उत्तर होगा इस पर्टिकुलर प्रश्न का। और देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो आई होप कि आपने इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया होगा। अगर नहीं दिया तो अभी जाके लिख दीजिए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए वैसे ही पता चल जा रहा है, मैंने यहाँ पे बताया ही आपको कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स को अगर मिक्स करके यूज़ किया जाता है तो इसी को हम कहते हैं मिक्स मेथड रिसर्च। तो बी ऑप्शन इसका वैसे ही सही हो गया,
इट कंबाइंस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। बहुत ही जो है आप व्यापक विश्लेषण करना चाहते हैं तो उसके लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डेटा को जोड़ते हैं ताकि एक ओवरव्यू जो है ना आपको बहुत हॉलिस्टिक ओवरव्यू मिले, है ना। तो मिक्स मेथड रिसर्च होता ही यही है, जहाँ पर न्यूमेरिकल और डिस्क्रिप्टिव डेटा, यानी क्वांटिटेटिव हो गया न्यूमेरिकल, और ये वाला जो पार्ट है ये न्यूमेरिकल हो गया, नंबर्स आते हैं ना क्वांटिटी में, मात्रा में, और वही जो गुणात्मक है इसमें आप जो है डिस्क्रिप्टिव डेटा का यूज़ करते हैं। इससे कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, कॉम्प्लेक्स सोशल इशूज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं। रिसर्चर को जो है इतना मौका मिलता है कि वो प्रॉब्लम्स को अलग अलग एंगल से देख सकें, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत व्यापकता होती है और इससे ज़्यादा रिच इंसाइट मिलता है। एक टाइप ऑफ डेटा को दूसरे टाइप ऑफ डेटा के ऊपर यूज़ करने, प्रायोरिटाइज करना, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा इस चीज़ को। मिक्स मेथड में तो बल्कि डेटा कलेक्शन का स्कोप और बढ़ जाता है ना, न्यूमेरिकल और डिस्क्रिप्टिव दोनों डेटा यूज़ होता है, तो ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन लिमिट करता है, नहीं लिमिट नहीं करता है बल्कि इसको और ज़्यादा व्यापक बनाता है। मिक्स मेथड रिसर्च जो है ब्रॉडन करता है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। और अगर हम देखें लेस टाइम कंज्यूमिंग, तो ये भी जो है गलत है। देखिए मिक्स मेथड रिसर्च है, इसमें अलग अलग टाइप के दो यहाँ पर आप मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो बिल्कुल भी जो है ना लेस टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बल्कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है ना, क्योंकि इसमें डेटा को कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में ही, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा बी, यह व्यापक विश्लेषण के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा को जोड़ता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न आ रहा है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से। हाउ डू सोशल मूवमेंट्स कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल पॉलिसी चेंजेस। बताइए सामाजिक आंदोलनों का पर्यावरणीय नीति परिवर्तनों में क्या योगदान होता है। ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। बाय लिमिटिंग पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, यानी सार्वजनिक जागरूकता अभियानों को सीमित करके। दूसरा ऑप्शन है बाय एडवोकेटिंग फॉर मार्जिनलाइज्ड वॉइसेज इन डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने में हाशिए पर रहे लोगों की आवाज़ का समर्थन करके। तीसरा ऑप्शन है बाय प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर। और चौथा ऑप्शन है बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंटल रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट इंटरप्राइजेज, यानी निजी उद्यमों पर सरकारी प्रतिबंध बढ़ाकर। बताइए सोशल मूवमेंट्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं इन्वायरमेंटल पॉलिसी चेंजेज के लिए। आपका ये छठा प्रश्न है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके और छठे प्रश्न का जो भी सही उत्तर होगा, जो भी सही ऑप्शन होगा, आप लिख देंगे। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर अपने सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से आने वाला प्रश्न है, हाउ डू सोशल मूवमेंट्स कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल पॉलिसी चेंजेस। तो जो भी ऑप्शन यहाँ पर हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है बाय लिमिटिंग पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। अगर आप सार्वजनिक जागरूकता अभियानों को सीमित करके आप क्या इन्वायरमेंटल पॉलिसी चेंजेस जो है वो यहाँ पर ला सकते हैं क्या, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या उनमें सोशल मूवमेंट के थ्रू। देखिए अगर आप लिमिट कर रहे हैं तो फिर तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया ना, लिमिट नहीं करना है बल्कि जो है इसको और बढ़ावा देना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा सही, है ना, क्योंकि लिमिट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको जो है ना इसका स्कोप है, उसका दायरा है, उसको और बढ़ाना है, पब्लिक अवेयरनेस को भी बढ़ाना है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास बाय एडवोकेटिंग फॉर मार्जिनलाइज्ड वॉइसेज इन डिसीजन मेकिंग। अगर निर्णय लेने में हाशिए पर रहे लोगों की आवाज़ का समर्थन करेंगे आप, तो क्या आप सोशल मूवमेंट्स के जरिए कंट्रीब्यूट करेंगे इन्वायरमेंटल पॉलिसी चेंजेस। बिल्कुल करेंगे, यही इसका सही उत्तर होगा बी, बाय एडवोकेटिंग फॉर मार्जिनलाइज्ड वॉइसेज इन डिसीजन मेकिंग। और इसी के बारे में हमने इन्वायरमेंटल जस्टिस में भी बात किया था अभी कुछ देर पहले, है ना। तो अगर आप उन लोगों को भी मौका देंगे अपनी आवाज़ रखने का जो मार्जिनलाइज ग्रुप के लोग हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा मार पड़ता है कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज होता है, तो वो सबसे ज़्यादा बेटर माना जाएगा। और सोशल मूवमेंट्स ऑफन अपने साथ अटेंशन लेके आते हैं उन लोगों के वॉइसेस, उन लोगों के कंसर्न्स जो हमारे हाशिए पर रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं उनको, और ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं अगर इन्वायरमेंटल इशूज़ के बारे में बात करें तो यही इसका सही उत्तर होगा। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आप प्रमोट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी जो है आपके सोशल मूवमेंट्स का कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा, बल्कि ये तो उल्टा ही हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। और गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन अगर आ जाए प्राइवेट इंटरप्राइजेज पे, उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए, तब भी ये चेंज जो है ना ये सोशल मूवमेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन आएगा तो उससे पोल्यूशन जरूर कम हो सकता है, लेकिन सोशल मूवमेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा निर्णय लेने में हाशिए पर रहे लोगों की आवाज़ का समर्थन करके। तो आई होप कि इसका सही उत्तर जो है आपने कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दिया हो। देखिए अगर हम बात करें पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की, तो ये होते क्या हैं। देखिए इसमें जो है प्रोटेस्ट आता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं लोग, मीडिया एंगेजमेंट होता है, एडवोकेसी होता है ना। सोशल मूवमेंट्स से जो है रेगुलेशंस तो आ सकते हैं, लेकिन मेन फोकस इनका होता है समावेशन, है ना, इंक्लूसिविटी। अब देखिए सातवां हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन हायर एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड वाइड। बताइए वैश्वीकरण का वैश्विक उच्च शिक्षा प्रणालियों पर क्या प्रभाव है।
ऑप्शंस आपके सामने हैं। इट क्रिएट्स कंपटीशन एंड कोलाबोरेशन अमंग इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली। दूसरा ऑप्शन है इट रेस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू फॉरेन एकेडमिक रिसोर्सेज, यानी या विदेशी शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच को सीमित करता है। तीसरा ऑप्शन है इट डिक्रीजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल नॉलेज, यानी स्थानीय ज्ञान के महत्व को कम करता है। और चौथा ऑप्शन है इट होमोजेनाइजेज एजुकेशनल प्रैक्टिसेज अक्रॉस कंट्रीज, यानी यह देशों के बीच शैक्षणिक प्रथाओं को समान बनाता है। बताइए, अगर हम ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट देखें कि क्या वैश्वीकरण का जो है प्रभाव है हायर एजुकेशन सिस्टम पूरे दुनिया में, तो बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिख के जो भी आपको इसका करेक्ट आंसर लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। क्या ये संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग पैदा करता है, या फिर विदेशी शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच को सीमित करता है? क्या होगा इसका सही उत्तर, एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करें तो कह रहा है कि कंपटीशन और कोलाबोरेशन, ये जो भी इंस्टीट्यूशंस, जो भी संस्थान पूरे विश्व में हैं, उनके बीच में ये पैदा करता है ना। क्या होगा, ये सही होगा? देखिए, ग्लोबलाइजेशन से कंपटीशन तो बढ़ा ही, आपको मानना ही होगा। सारे यूनिवर्सिटीज़ जो है अब इनका रैंकिंग हो पाता है, QS वर्ल्ड रैंकिंग एक आता है ना, QS वर्ल्ड रैंकिंग, और इसमें जो है पूरे दुनिया के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इनको रैंक किया जाता है। तो एक कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो आ ही जाता है यूनिवर्सिटीज़ के बीच। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है ना, वो भी आपस में यहाँ पे कम्पीट कर सकते हैं। फैकल्टी और रिसर्च फंडिंग के बारे में भी यहाँ बात होता है। और इसी समय पर अगर कोलाब्रेशन के बारे में बात करें तो इसमें भी फ़ायदा है, सहयोग जो है बढ़ गया है और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे जो है इंटरनेट का प्रसार हो रहा है। नॉलेज शेयरिंग पार्टनरशिप के थ्रू बढ़ गया है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज आपस में पार्टनरशिप कर सकती हैं, जॉइंट प्रोग्राम्स चला सकती हैं, एक्सचेंज इनिशिएटिव ले सकती हैं, जहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है दूसरी यूनिवर्सिटी में, जैसे इंडिया की एक यूनिवर्सिटी है और एक है यहाँ पर अमेरिका की यूनिवर्सिटी, तो अमेरिका के स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे, यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे, तो एक जो है ना डाइवर्स पर्सपेक्टिव मिलेगा। एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपके दृष्टिकोण में बदलाव होगा। अलग अलग अगर देश के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो एक्सचेंज इनिशिएटिव के जरिए एक दूसरे के देश में आए कुछ दिनों के लिए और वहाँ का पूरा शिक्षण का पूरा माहौल है वो समझे। तो यूनिवर्सिटीज़ पूरे वर्ल्ड में जो है ना ये कर रही हैं। इससे ज़्यादा इंटरकनेक्शन बढ़ा है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर रेस्ट्रिक्ट करोगे आप फॉरेन एकेडमिक रिसोर्सेज को तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा इस बात को, है ना। रेस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि एक्सपांड करना है और एकेडमिक रिसोर्सेज जो है वो सब तक पहुंचाना है। रिसर्च पेपर जो है, बुक्स, कोर्सेज, ये सभी तक पहुंचाना है, चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, तो ये नहीं होगा। और डिक्रीजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल नॉलेज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ग्लोबल नॉलेज जरूरी है, एक्सचेंज जरूरी है, लेकिन लोकल नॉलेज और ट्रेडिशन ही है जो हमें बांधे रखता है और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको आगे रखता है। तो डिसिप्लिन जैसे कि सोशल साइंसेज है, ह्यूमैनिटीज है, लोकल नॉलेज पे ही बेस्ड है ना। और सब्जेक्ट्स जैसे कि सोशल साइंसेज है, जैसे ह्यूमैनिटीज़ है ना, और जैसे हिस्ट्री है, तो ये सभी हमारे लोकल नॉलेज पे बेस्ड है। तो ये डिक्रीज़ नहीं करता है इंपॉर्टेंस को, बल्कि इंक्रीज़ कर देता है। तो ये भी नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर हम बात करें, ऑप्शन है यहाँ पर इट होमोजेनाइजेज एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, यानी ये देशों के बीच में शैक्षणिक प्रथाओं को समान बनाता है, समान नहीं बनाता है। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन होता है लेकिन समान नहीं होता है। हर कंट्री की अपनी एक USP है, हर कंट्री की जो है ना एक अपना यूनिकनेस है। तो जो डिस्टिंक्शन है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज या अलग अलग जो देश हैं उनके एजुकेशनल प्रैक्टिसेस जो हैं उनके कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रूट होते हैं। तो ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग पैदा करता है ना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कम्युनिकेशन एंड लॉजिक का ये प्रश्न है, देखिए, व्हाट रोल डज क्रिटिकल लिसनिंग प्ले इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन? बताइए, अगर प्रभावी संचार में आलोचनात्मक सुनने की क्या भूमिका है? क्रिटिकल लिसनिंग बहुत ही नया एक कॉन्सेप्ट है, क्रिटिकल लिसनिंग। इट अलाउज फॉर पैसिव रिसेप्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी ये जानकारी का निष्क्रिय ग्रहण करने की अनुमति देता है। दूसरा ऑप्शन है इट मिनिमाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल क्यूज, यानी यह गैर मौखिक संकेतों के महत्व को कम करता है। तीसरा ऑप्शन है इट एनकरेजेज क्वेश्चनिंग एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ आइडिया, यानी विचारों के सवाल उठाने और स्पष्टता को प्रोत्साहन करता है। चौथा ऑप्शन है इट फोकसेस सोलली ऑन स्पीकर टोन, यानी केवल वक्ता के स्वर पर ध्यान केंद्रित करता है। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, है ना। और ये गैर शाब्दिक कर लेना आप, यहाँ पे गैर मौखिक नहीं होते, गैर शाब्दिक संकेत, नॉन वर्बल क्यूज। तो बताइए, इट अलाउज फॉर पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। और यहाँ तक अगर इस वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत आपको जो है बधाई, आप जो है बिल्कुल अग्रसर हैं अपने पथ पर और आप जो है अपने गोल को अचीव करने वाले हैं। ये 100% मान के चलिए, हर रोज़ मैं ये बात कहता हूँ, क्योंकि इतने देर तक एक पढ़ाई के वीडियो में बने रहना ही एक अपने आप में आपका डिसिप्लिन शो करता है, आपका परसिवरेंस शो करता है ना। तो लाइक कर दीजिए काइंडली इस वीडियो को और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप जो है पूरा वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, कैसा लगा आज का ये क्लास, ये भी बताइएगा। पैसिव रिसेप्शन के बारे में बात करें तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए, क्रिटिकल लिसनिंग जो है ना ये एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि आप क्रिटिकली लिसन करोगे, यानी बहुत ही आलोचनात्मक तरीके से आप सुनोगे, तो चीज़ों में जो है क्या खामियां हैं
वो ढूंढने की कोशिश करोगे। तो इसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, ये पैसिव नहीं है तो ये नहीं होगा। अगर हम इसके बारे में बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो क्रिटिकल लिसनर्स जो होते हैं ना, ये ज़्यादा अटेंशन देते हैं वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही क्यूज़ को। यानी अगर कोई भी शाब्दिक या गैर शाब्दिक दोनों ही तरीके के जो संकेत हैं इनको महत्व दिया जाता है। जैसे बॉडी लैंग्वेज, टोन और स्पीकर का जो मैसेज होता है वो मिलना चाहिए, आपस में जो है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो ये नहीं होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि क्रिटिकली लिसन करने का मिनिमाइज करने से इसका कोई भी यहाँ पर रोल नहीं है। फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन कह रहा है इट एनकरेजेज क्वेश्चनिंग एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ आइडियाज़। तो देखिए, अगर आप क्रिटिकली सुन रहे हो किसी चीज़ को, क्रिटिकली लिसन कर रहे हो, तो वहाँ पर आप एक्टिवली इंगेज कर रहे हो स्पीकर के मैसेज के साथ। तो यहाँ पर आप क्वेश्चनिंग करोगे, क्वेश्चंस पूछोगे, यहाँ पर आप क्लैरिफिकेशन सीख करोगे, आप जो भी डाउट होगा आप पूछोगे, एनालाइज करोगे कि भाई स्पीकर जो कह रहा है उसकी वैलिडिटी क्या है, कहाँ से वो बात कर रहा है, उसके पीछे क्या तथ्य हैं, और इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है और कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर होता है। तो ये होगा इसका सही उत्तर, सी ऑप्शन। या विचारों के सवाल उठाने और स्पष्टता की प्रोत्साहन करता है। चौथा ऑप्शन है सोलली। जब भी सोलली ओनली आ जाए तो तुरंत जो है आप समझ लीजिए कि अगर नॉट नहीं पूछा है तो वो गलत ही होने वाला है। या केवल वक्ता के स्वर पर ध्यान केंद्रित करता है, सिर्फ टोन पर ध्यान केंद्रित करना बिल्कुल भी क्रिटिकली लिसन से मतलब नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो, है ना। अब बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है टीचिंग एप्टीट्यूड से, हाउ कैन फॉर्मेटिव असेसमेंट इंप्रूव स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। बताइए, निर्माणात्मक मूल्यांकन छात्रों के शिक्षण परिणामों में कैसे सुधार कर सकता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। बाय स्टैंडर्डाइजिंग इवैल्यूएशन अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स, यानी सभी विषयों में मूल्यांकन को मानकीकृत करके। बाय रिड्यूसिंग द ओवरऑल वर्कलोड फॉर टीचर्स, यानी समग्र कार्यभार को कम करके। तीसरा ऑप्शन आपके पास बाय प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट, सुधार के लिए तात्कालिक फीडबैक प्रदान करके। और चौथा ऑप्शन आपके पास बाय सोलली डिटरमाइनिंग फाइनल ग्रेड्स, यानी केवल अंतिम ग्रेड निर्धारित करके। तो देखिए यहाँ पर फिर से सोलली आ गया, तो ये ऑप्शन हम मान के चल सकते हैं कि गलत है, क्योंकि नॉट तो नहीं दिख रहा है हमें क्वेश्चन में। तो ऐसे ही आपको जो है एलिमिनेट करना होता है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे, जो भी आपको सही उत्तर इसका लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो काइंडली लाइक भी कर देंगे। मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ एक एक ऑप्शन। देखिए, अगर स्टैंडर्डाइज करेंगे इवैल्यूएशन अगर सभी सब्जेक्ट्स में, तो मतलब आप एक ही तरीके से सभी सब्जेक्ट को जांचेंगे। और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है होता है ना, वो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। और यहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है फोकस होता है, टेलर किया जाता है कि कैसे आप हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से जांच सकते हैं। तो इसका फोकस होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे, स्टैंडर्डाइजेशन पे बिल्कुल फोकस नहीं होता है। हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एफए के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपके पढ़ाई के दौरान ही ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन पीरियड ही होता है। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बाय रिड्यूसिंग द ओवरऑल वर्कलोड फॉर टीचर्स। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ना, ये क्विक और एफिशिएंट तो होता है, लेकिन इसमें ऑन गोइंग इवैल्यूएशन है, तो टीचर का वर्कलोड कम नहीं होता है बल्कि बढ़ जाता है। तो ये जो है बिल्कुल ही गलत हो गया, है ना, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर को जो है ना, अपने जितना उनको काम करना है उससे अधिक काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं कि समग्र कार्यभार को कम करके, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन है बाय प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट, सुधार के लिए तात्कालिक फीडबैक प्रदान करके। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट हाईलाइटेड फीचर अगर हम बात करें, एक विशेषता बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो यही होती है कि वहाँ पर आप इमीडिएट फीडबैक देते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। तुरंत बच्चों को फीडबैक दे देंगे कि नहीं नहीं आपकी ये गलती है, और वो सुधार करेंगे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ही ये है, उनको डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को रियल टाइम फीडबैक मिल जाए, है ना। रियल टाइम फीडबैक यहाँ पर देते हैं, प्रोग्रेस के बारे में उनको जो है उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बताते हैं कि क्या उनके जो है मजबूत पक्ष हैं और कौन से ऐसे पक्ष हैं जहाँ पर उनको काम करने की आवश्यकता है, ताकि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट वो अपना जान सके कहाँ पर उनको इम्प्रूव करना है। और इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लर्निंग स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कर सकते हैं और ओवर टाइम जो है ना उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कि भाई जो ज़्यादा समय अगर लेके कुछ पढ़ रहे हैं, ज़्यादा समय लेके समझ रहे हैं, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और डाउट सारे ही रिजॉल्व हो जाएंगे। तो यही इसका सही उत्तर होगा, है ना। सी ऑप्शन जो है बाई प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोलली डिटरमाइनिंग फाइनल ग्रेड्स हमने पहले ही हटा दिया था, सिर्फ और सिर्फ फाइनल ग्रेड्स, और खासतौर से एफए का तो फाइनल ग्रेड से कोई मतलब नहीं होता है ना, वो तो समेटिव असेसमेंट होता है। तो फाइनल ग्रेड से इसका कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस जो है ना, पूरे कोर्स में क्या उसने किया उसका लर्निंग आउटकम मापने के लिए हम करते हैं फाइनल ग्रेड्स का असेसमेंट। तो ये नहीं होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो। अब हम अपने आखिरी प्रश्न पर आज के इस संस्करण के चलते हैं, और चलने से पहले एक बार फिर मैं बता दूं, देखिए पेपर 1 के लिए अगर आप सिर्फ बैच लेना चाहते हैं तो ये बाउंस बैक बैच हमारा
ओपन है एडमिशन। देखिए पेपर 2 के साथ आपको पेपर 1 फ्री मिलेगा, याद रखिएगा। अगर पेपर 2 आप एजुकेशन ले रहे हैं तो पेपर 1 इंक्लूडेड होगा, 1999 में दोनों ही होगा। तो वहाँ पर तो आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और यहाँ पर 899 में आप पेपर 1 लेके और मुझसे पढ़ सकते हैं, और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, और नोट्स भी जो प्रोवाइड करता हूँ, सिर्फ नोट्स से ही आप जो है क्रैक कर सकते हैं एग्जामिनेशन को। और हमारे डेली प्रैक्टिस सेशन में आप आते रहेंगे, जो भी हमारे बैचेज में क्लास चलते हैं उसमें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई कराता हूँ। तो अगर आप सिर्फ पेपर 1 लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट एजुकेशन नहीं है तो आप पेपर 1 भी ले सकते हैं। 899 इज द प्राइस। तो पेपर 1 के लिए सबसे बेस्ट अगर आपका कुछ हो सकता है तो सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ सकते हो हमारे बैचेस से जुड़ के। अगर आप चाहते हैं कि आप बैचेस में जुड़े तो आप बिल्कुल ही इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा ऐसे फैंसी नाम लेके स्कॉलरशिप देंगे, ये सारी चीज़ें कोई मतलब नहीं है। लोग जो है मार्केटिंग करते हैं, आपको मालूम है। हमारा सिंपल सादा जो है तरीका है, आपको जो है प्राइसेस बता दिए गए हैं। अगर आपको जमता है हमारा तरीका, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10वां प्रश्न हमारे सामने, व्हाट एथिकल कंसिडरेशन मस्ट रिसर्चर्स कीप इन माइंड व्हेन कंडक्टिंग स्टडीज इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स। बताइए, मानव विषयों को शामिल करने वाले अध्ययनों के संचालन के दौरान शोधकर्ताओं को कौन से नैतिक विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी गोपनीयता और सूचित सहमति सुनिश्चित करना। दूसरा ऑप्शन है फोकसिंग सोलली ऑन रिसर्च फंडिंग, यानी अनुसंधान वित्त पोषण पर केवल ध्यान केंद्रित करना। देखिए वापस से सोलली आ गया है। मैक्सिमाइजिंग द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, यानी अध्ययन की अवधि को अधिकतम करना। और चौथा ऑप्शन है आपके पास मिनिमाइजिंग पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट, यानी प्रतिभागियों की भागीदारी को कम करना। तो बताइए कौन से एथिकल कंसिडरेशन, यानी कि ऐसे कौन सी चीज़ें एथिक्स में अपने माइंड में रखनी चाहिए अगर वो स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन सब्जेक्ट्स, मानव विषयों पर अगर वो शोध कर रहे हैं, तो ऐसे शोध के संचालन के दौरान उनको कौन से नैतिक विचारों का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन होगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए। और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने यहाँ तक इस सेशन को देखा है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीचे जाके आप जो है अपने जो भी फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा। एक एक ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़, और यही इसका सही उत्तर भी होगा। गोपनीयता और सूचित सहमति सुनिश्चित करना। अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो उनसे सहमति लीजिए। आपके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, आपके इस डेटा का हम इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ें आपकी पब्लिक होंगी, क्या आप रेडी हैं या नहीं रेडी हैं, पहले तो उनसे आप इस सहमति लेंगे। और अगर वो सहमत हो जाएंगे तो आप उनके जो भी डेटा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। उसकी जो है गोपनीयता का पूरा भार है वो आपके ही ऊपर है। तो एथिकल रिसर्च में ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स होते हैं। आपको मालूम है कि यहाँ पर ह्यूमंस होते हैं, जैसे हम और आप अगर कोई रिसर्च में शामिल हो रहे हैं, और यहाँ पर जो है ना उनके इन्फॉर्म्ड कंसेंट और यानी कि रिसर्च का क्या नेचर है, सारी चीज़ें उनको अच्छे से समझना चाहिए स्टडी के बारे में, और फिर वो अग्री करेंगे। और एडिशनली जो उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यही उसका सही उत्तर होगा। सिर्फ रिसर्च फंडिंग पे फोकस करना बिल्कुल भी नहीं, वेल बींग से कोई लेना देना नहीं है फंडिंग से, तो ये नहीं होगा। मैक्सिमाइजिंग द ड्यूरेशन लेंथ, अगर स्टडी का बढ़ाएंगे ना तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स से उसका लेन देन होता है, ना कि एथिक्स से यहाँ पर कोई लेन देन है। और पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट जो है ना इसको मिनिमाइज करना। तो देखिए रिसर्च जो है ना इतने पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए जिससे रिसर्च बेटर बने, और इसका कोई भी एथिकल कंसिडरेशन से लेना देना नहीं है। एक्यूरेट डेटा अगर गैदर करना चाहेंगे तो आपको जो है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ए, गोपनीयता और सूचित सहमति सुनिश्चित करना। और इसी के साथ जो है मैं ये आशा करता हूँ कि इन 10 प्रश्नों में से मैक्सिमम आपके सही हुए होंगे। कितने सही हुए हैं नीचे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है कि नहीं वो भी आप देख लीजिए। और साथ ही साथ हमारे डाउट ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर भी आप अपने जो भी डाउट्स हों इस सेशन के भी वहाँ पर पूछ सकते हैं, है ना। यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस मैंने दे रखा है, जो भी ऑप्शंस इन क्वेश्चंस के हैं। बाद में PDF आपको मिलेगा तो वहाँ से ये आपको प्रैक्टिस सेशन में हेल्प करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, और आई होप कि आपने लाइक से सब्सक्राइब कर दिया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इन सेशंस को, और नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी आपका फीडबैक है जरूर दीजिए। टेलीग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले डिस्कशन सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।